नमस्कार, मैं श्रीमती ममता लकड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस डिपार्टमेंट, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज, अंबिकापुर। आज मैं बीएससी होम साइंस के सब्जेक्ट प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, उसके उद्देश्य, प्रसार शिक्षा की अवधारणा और प्रसार शिक्षा का क्षेत्र संबंधी कुछ चर्चा करूंगी। प्रसार शिक्षा का अर्थ समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा मानवीय व्यवहारों में इच्छापूर्ण परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, अर्थात इच्छा से अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाना ही शिक्षा कहा गया है। इसके साथ ही शिक्षा शास्त्री पेंटर का कथन है कि शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण मानव विकास है, अर्थात शिक्षा के द्वारा से ही किसी भी मनुष्य का पूरा विकास होता है। अब हम देखते हैं कि प्रसार का अर्थ क्या है। प्रसार अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है और यह शब्द लैटिन शब्द के टेंसिल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है फैलाना या खींचना। दूसरा शब्द है ईएक्स, जिसका अर्थ है आउट या बाहर, अर्थात प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो ग्रामों और अन्य जगहों पर स्कूलों की सीमाओं के बाहर दी जाने वाली या फैलाई जाने वाली को प्रसार शिक्षा कहा गया है। अर्थात प्रसार शिक्षा से हम ये समझ सकते हैं कि प्रसार शिक्षा के द्वारा से ही बाहर दूसरे लोगों को, जो अशिक्षित वर्ग है या ग्रामीण क्षेत्र में इस शिक्षा को फैलाई जाती है, उसे ही हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। प्रसार शिक्षा के संबंध में कुछ विचारकों ने कुछ परिभाषाएं बताई हैं, जिसे कि हम देखेंगे। पहली परिभाषा है डगलस एस मिजर के अनुसार। उन्होंने बताया कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना है, जिनके साथ काम किया जाता है। दूसरी परिभाषा है कैल्से और हर्ने के अनुसार। उन्होंने बताया कि यह स्कूल से बाहर दी जाने वाली शिक्षा पद्धति है, जो कि वयस्क और युवा पुरुषों के कार्य करने के द्वारा से सीखते हैं वे, या इसका उद्देश्य मानव का विकास है। इन परिभाषाओं से हम देख सकते हैं कि प्रसार शिक्षा का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करना या उन तक अपनी बातों को फैलाना, जिसके द्वारा से उनका विकास हो सके। अब हम देखेंगे प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। प्रसार शिक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों पर कार्य करता है, जिसमें कि पहला है स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज का सम्मान। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रसार कार्यक्रम चलाने के पहले ये ध्यान रखा जाता है कि जिस स्थान पर प्रसार कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, उनके स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाज का सम्मान किया जाए, तभी कार्यक्रम सफल हो पाता है। दूसरा है प्रजातांत्रिक तथा ऐच्छिक कार्यक्रम को अपनाना। प्रसार कार्यक्रम इस प्रकार का है कि यह लोगों के लिए है और लोगों की मदद से ये कार्यक्रम को चलाया जाता है, इसलिए ये प्रजातांत्रिक और ऐच्छिक कार्यक्रम है, जिसमें कि उनकी आवश्यकता और उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा है शिक्षात्मक अच्छी बातों को सिखाना। इसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को शिक्षात्मक या उनकी आवश्यक, जो उनके दिनचर्या के अंतर्गत जो अच्छी बातें होती हैं या उनके लिए उपयोगी होती हैं, उन बातों को सिखाना, जिससे कि उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हो और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। चौथा है कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जगाना। इसमें ग्रामीण लोगों में इस कार्यक्रम की सफलता के लिए विश्वास जगाना आवश्यक है, और विश्वास जगाने के लिए आवश्यक है कि उनके मन में ये भावना उत्पन्न कर दे कि इस कार्यक्रम के द्वारा से उनकी समस्याओं का निवारण होगा, जिसके तहत ही जो है कार्यक्रम की सफलता हो सकती है। पांचवा है आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाना। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा करना, अर्थात आर्थिक और उनमें सामाजिक परिवर्तन को लाना। छठवां हम देखेंगे सहयोग एवं स्वेच्छा की भावना का विकास करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों में सहयोग की भावना और स्वेच्छा की भावना का विकास किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि जब वे सहयोगात्मक रूप से किसी भी कार्य को करते हैं, तो उनका परिवार का, उनके पूरे समाज का विकास होता है। अगला है परिवार, समाज तथा राष्ट्र के उत्थान का लक्ष्य। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य यही है
कि परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में चूंकि एक मानव का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः प्रत्येक मानव को उसे विकास करने का अवसर दिया जाए और इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को शिक्षित करना और उन्हें समाज में एक स्थान दिलाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आगे हम देखेंगे प्रसार शिक्षा की अवधारणा। प्रसार शिक्षा का उद्गम सर्वप्रथम ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में हुआ और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में प्रसार शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि वहाँ जो कृषक थे, किसान थे, उन तक कृषि संबंधी सूचनाएं पहुंचाई जाती थी और इस कार्य के लिए प्रसार शब्द का प्रयोग होता था। इसलिए इसे जो है वो इस शब्द का प्रयोग वहाँ पे किया जाने लगा। और सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर लीवर एक्ट 1873 ईस्वी में पारित किया गया और इस एक्ट के तहत कृषि प्रसार शिक्षा को महत्व दिया गया या उसे स्वीकृति प्रदान की गई। और इस एक्ट के पारित होने में कुछ वहाँ पे विशेष रोचक बातें बताई गई कि उस समय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो ग्रामीण जनता थी या ग्रामीण लोग जो थे वो अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ जा रहे थे और चूंकि किसी भी राष्ट्र का विकास ग्रामीणों के विकास पर आधारित होता है, ऐसा अतः उन्हें रोकना बहुत ही आवश्यक था। और इस कार्य के लिए जो लीवर एक्ट था उसने बहुत प्रयास किया और प्रयास करने के द्वारा से वहाँ पे ग्रामीण लोगों के मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया और परिवर्तन के द्वारा से हम देखते हैं कि जो ग्रामीण हैं उनका विकास करना प्रारंभ किया गया। चूँकि ग्रामीण लोग कृषि कार्य से जुड़े होते हैं तो कृषि संबंधी उन्हें जानकारी देना और साथ ही उनके विचारों में परिवर्तन लाना, ये कार्य मुख्य रूप से इस प्रसार शिक्षा के अंतर्गत किया गया। इसलिए इसे कृषि प्रसार शिक्षा के नाम से जाना जाता है या स्थापित की गई। और भारत देश में 1908 ईस्वी में इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और यह बिहार के पूसा क्षेत्र में स्थापित की गई और इसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषकों के लिए अनुसंधान कार्य किया जाए, जिससे कि जो नए अनुसंधान कार्य किए जाते हैं वो उनके लिए उपयोगी हो और उनका विकास अच्छा हो सके। आगे हम देखते हैं प्रसार शिक्षा का क्षेत्र। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक मनुष्य का या एक मानव का उसके पूरे क्षेत्र का विकास यहाँ पे किया जाता है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत इसको अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि पहला है मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, दूसरा है मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसका विकास, और तीसरा है मनुष्य निर्मित संस्थाओं एवं साधनों का विकास। पहला हम देखेंगे मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मनुष्य का विकास करना आवश्यक है और मनुष्य के 3 पक्ष हैं मुख्य रूप से। पहला है आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और तीसरा है उसका सांस्कृतिक पक्ष। उसका व्यक्तिगत पक्ष जो है वो मुख्य होता है, क्योंकि ये धन से जुड़ा होता है या धन उपार्जन से जुड़ा हुआ होता है और चूंकि प्रत्येक मनुष्य जो है वो धन से ही जुड़ा हुआ होता है और धन के द्वारा से ही उसका विकास होता है। और ग्रामीण लोग जो है वो कृषि पर आधारित होते हैं और कृषि के द्वारा से ही धन उपार्जन करते हैं और उसके द्वारा से ही उनका विकास होता है। अतः उनके निजी विकास के क्षेत्र के अंतर्गत यदि कृषकों को नई तकनीक और नई जानकारी, अनुसंधान, नए रिसर्च जो होते हैं उसके बारे में यदि जानकारी दी जाए तो हम देखते हैं कि उसका निजी जो क्षेत्र है, विकास का क्षेत्र, वो विकसित हो सकता है। साथ ही यदि वो कृषि से जुड़ा हुआ है और उसे अन्य क्षेत्रों के बारे में भी उसे जानकारी यदि दी जाती है, जैसे कि अन्य जो उद्योग धंधे हैं उससे भी उसकी स्थिति जो है वो ऊंची हो सकती है कि वो अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। इस तरीके से प्रसार शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत पहला जो है मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र आता है। दूसरा, मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसका विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी जानते हैं,
और समाज में जो चीज़ें हैं वो उनसे जुड़ा हुआ है और उनके द्वारा से ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अतः उसे अपने वातावरण या अपने परिवेश में जो संसाधन है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उसके विकास में सहायक है, इसके बारे में भी उसकी जानकारी होना आवश्यक है, जिसके द्वारा से अपना स्वयं का विकास कर सके और अपने परिवार का भी विकास करने में वो सहायता दे सके। तीसरा है मनुष्य निर्मित संस्थाओं एवं साधनों का विकास। मनुष्य अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने वातावरण में संस्थाओं का निर्माण करता है और इन संस्थाओं के द्वारा से ही उसकी जो आवश्यकताएं हैं प्रतिदिन की दैनिक जीवन की वो आवश्यकताएं पूरी होती हैं। और संस्थाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, पहली है औपचारिक और दूसरी अनौपचारिक। अनौपचारिक संस्थाएं परिवार और समाज होता है और औपचारिक संस्थाएं जो है वो स्कूल, पंचायत इत्यादि होते हैं। तो इनके द्वारा से उसके रोज की जो जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो करता है। और हम देखते हैं कि वातावरण में जो अनुपलब्धता है, ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि उसके विकास में ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ें यदि नहीं है तो उसे भी विकसित करने की आवश्यकता है। तो इसके प्रति जो कृषक है या जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। अतः प्रसार कार्यक्रम के द्वारा से उसे जागरूक किया जाता है ताकि वो अपने लिए और अपने वातावरण में जो चीज़ें जिसके द्वारा से उसका विकास संभव है और उनके लिए वह कार्य करे, विकसित करने की कोशिश करे, जिसके द्वारा से उसका विकास की गति जो है वो तीव्र हो सके। साथ में हम देखते हैं कि साधन भी हैं जो कि उसके जीवन में आवश्यक हैं। इसमें श्रम, शक्ति और मुद्रा है, ये 3 साधन मुख्य हैं। इसके बारे में भी उसे पूरी जानकारी होना चाहिए, उसका चयन, उसकी उपयोगिता और उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें उसके विकास में आवश्यक होती हैं। और यदि इसकी कमी हो जाती है उसके जीवन में या वह उपयोगिता को नहीं समझता है या नहीं जानता है, तो हम देखते हैं कि वह उसका चयन करने में और उसके द्वारा से अपना विकास करने में भी वह पिछड़ जाता है। अतः उसे इसके बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रसार शिक्षा का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है, जिसके द्वारा से एक मनुष्य का उसके पूरे क्षेत्र का विकास करता है, अर्थात सार्वजनिक विकास करता है, उसका आर्थिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सारे विकास करने में प्रसार शिक्षा महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। धन्यवाद।